पढ़ा दिया था? एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी अपना शुरू हो गया था। एंट्रोपी में अपने को सीखना था कि एंट्रोपी, इतना तो समझ में आ गया था कि एंट्रोपी बेसिकली इज द रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या था अपना? रैंडमनेस था या डिसऑर्डरनेस था एंट्रोपी। तो एंट्रोपी पे ना अब अपन थोड़े से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं एंट्रोपी को। तो इसमें एंट्रोपी के लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, तो वही फॉर्मूले अपन एंट्रोपी के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पहले तो अपन बेसिक डेफिनेशन की बात कर लें एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी इज बेसिकली randomness, it is thermodynamic quantity thermodynamic quantity thermodynamic quantity which measures which measures which measures uh, randomness randomness or disorderness 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 of system disorderness of system which measures randomness or disorderness of ट्रॉपीज। डिसऑर्डरनेस ये भी आप कह सकते हो। इसको अपन जो डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, इसको लिखते किससे? इट डिनोटेड डेल्टा एस, तो चेंज की बात हो जाएगी। इट डिनोटेड बाय एस। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है और कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप ये कह सकते हो कि अगर मोलर वर्ड इसके साथ यूज हो जाए तो फिर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से कौन सी हो जाएगी अपने पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी। हाँ, तो अगर मोलर एंथैल्पी वर्ड एंट्रोपी वर्ड यूज हो जाए, मोलर एंट्रोपी, मैंने कहा था कि कहीं पर भी अगर मोलर वर्ड यूज हो जाएगा तो फिर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझो ध्यान से बात को कि इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंट्रोपी का, वो होता है हमारे पास चेंज ऑफ हीट, या हीट कितने टेम्परेचर पर। ये रिवर्सिबल वाला हीट है, इट इज अ रिवर्सिबल हीट। और जिस टेम्परेचर पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, याद रखना कि हम लोग जो एंट्रोपी ये जो लगाते हैं ना इधर पे, अमाउंट ऑफ हीट इरिवर्सिबल वाला मत ले लेना। ठीक है, ये अगर आपने ले लिया ना तो इट विल नॉट इक्वल। ये भी आप ऐसे एक नोट के फॉर्म में ये बात भी वही मेंशन कर देना कि जो एंट्रोपी अपन लेने वाले हैं ओनली उसमें जो हीट रहेगा वो केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन लेने वाले हैं, इरिवर्सिबल को स्टडी करने वाले नहीं है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसका यूनिट तो आप देखते समझ गए होगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट और पर टेम्परेचर है, तो हीट के लिए अपन जूल या कैलोरी कुछ भी यूज कर ले, और टेम्परेचर के लिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस कोई भी वर्ड यूज कर दे। तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, उस हिसाब से अपन एंट्रोपी का यूनिट दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब इसमें इसका इंटीग्रेशन वगैरह सब आप कर लोगे। dq बाई dt वाला मतलब इसमें डिपेंड कर सकता है कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर जो T है, क्या इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है क्या वो फंक्शन है टेम्परेचर T का? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, दिस टर्म विल बी बाहर आ जाएगा, ये पूरा पूरा टर्म। और अगर ये Q अपने पास जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है, Q रिवर्सिबल जो है वो अगर टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ तो उसको भी लो। समझ आ रही है बात? कुछ भी समझ आ गया? सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसमें ना डी अब लो इसका स्क्रीन, अब ठीक है। डी क्यू बाय टी, डी क्यू बाय टी, अब ठीक है। समझो आगे। अगर आप इसका जैसे ये अपने पास डी एस इक्वल टू जो ये डी क्यू बाई टी है, तो इसमें ना दो पॉसिबिलिटी है। क्या कि डी क्यू अगर मतलब टेम्परेचर जो अपने पास है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर ले डालो। अगर वो फंक्शन हो गया टाइम टी का, तब उस केस में फिर टी का अपने को इंटीग्रेशन वो एल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मींस ये जो हमको दिया हुआ है इट इज अ जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया अपने पास? जनरल फॉर्मूला हो गया। पर अगर किसी सिचुएशन में आपने इस डीएस को कैलकुलेट किया और आपने चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया,
और इट में बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि रैंडमनेस जो है वो बढ़ रहा है। रैंडमनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन का मतलब ये है कि S2 जो है वो ग्रेटर हो गया होगा किससे? S1 से। यानी एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तब फिर रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर डेल्टा एस आपने लेस देन कम 0 आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया, तब आप ये कहोगे कि S2 जो है वो S1 से छोटी बात कि रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है, इट डिपेंड्स कि डेल्टा एस कितना आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात समझ में आ गई? एक जनरल स्टेटमेंट तो यह दिया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है क्योंकि डिसऑर्डरनेस उसमें जो है ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर रहना चाहते हैं एज कंपेयर टू पास पास। तो ये आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन ना इस पे कुछ छोटी छोटी चीजों पे बात करते हैं, जैसे इस डेल्टा इसको अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो जरा आप लोग जरा रफ नोटबुक निकाल लो और फिर मैं आपसे न्यूमेरिकल करवाता हूं बिल्कुल सिंपल लेवल पे। सुनो बात को, यहां कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो अलग अलग सिचुएशन मैं करूं कैलकुलेशन फॉर डेल्टा एस when ideal gas is undergoing change of state। अगर कहीं पर क्या हो रहा है, कोई आइडियल गैस जो है वो अगर स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, P1 V1 और T1 जो है, P1 V1 और T1 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अपने P2 V2 और T2, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर कोई आइडियल गैस अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला दैट इज dq बाय टी। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब बाकी सिस्टम, क्योंकि अपने पास आइडियल सिस्टम जो है, याद रखना कि क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, आइडियल गैस भरी हुई ओपन सिस्टम की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस भरी पड़ी है, आइडियल गैस भरी पड़ी है, इसीलिए अपन कौन सा ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो एनआर बाय वी, ये अपन कह सकते हैं। आइडियल गैस के लिए भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल है, यानी कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी का रेशियो अपन निकाल सकते हैं, चाहे प्रेशर टेम्परेचर का हो और चाहे टेम्परेचर वॉल्यूम का हो, इनके अपन रेशियो को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी रेशियो आएगा तो मैं बता रहा हूँ कि पी बाई टी को अपन क्या लिख सकते हैं, एनआर बाय वी लिख सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एप्लीकेबल तो था बट वो डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहा था। दैट इज वाई यहाँ पर कौन सा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जानने से पहले अपन एंट्रोपी टर्म को जानने के एंट्रोपी होता क्या है, तभी अपने को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट तो भले ही मैं बोल दे रहा कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये कह रहा है कि सारे के सारे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स का पूरा एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट एंट्रोपी है क्या चीज वो हमको समझना है। एंट्रोपी की एक बेसिक डेफिनेशन इधर अपन क्या लेके चल रहे हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल या रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, ये हम लोग लेकर के चल रहे हैं किसमें, एंट्रोपी के लिए। बट एंट्रोपी का ये एक मैंने छोटा सा मीनिंग बताया, ऐसा नहीं है कि एंट्रोपी केवल यही डिफाइन करता है। एंट्रोपी कई सारी जगह पे अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, बट अपन केवल अपनी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश कर रहे हैं एंट्रोपी को, कि एंट्रोपी जो है बेसिकली रैंडमनेस है या क्या है, डिसऑर्डरनेस है। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू dq बाई टी, ये तो जनरल फॉर्मूला है जो सब जगह एप्लीकेबल होने वाला है। अब मुझे मेरा पर्पस ये है कि मैं dq को निकालूं, यानी अमाउंट ऑफ हीट को निकालूं। और हीट को निकालने के लिए देखो यहाँ पर जैसे सिस्टम अगर क्लोज्ड है तो मैं फ्लॉट लगाने की कोशिश करूं, तो फ्लॉट अपने पास क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी यानी कि D इज इक्वल टू dq प्लस, याद है dq प्लस dw, अरे ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो ना, D इज इक्वल टू dq प्लस dw, ये फ्लॉट में आप पढ़ चुके हो। तो इसको अपन ये कह सकते हैं भैया कि ये जो है ये DE अपने पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, NCB डेल्टा टी। ये DE अपने पास वैसे ये जनरली तो अपने पास इसी के बराबर होता है ना। हाँ वो सिचुएशन अलग अलग हो जाए तब, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता वो 0 हो जाता, याद है ना ये आपको। अब इसमें DQ अपने पास DQ को अपन जो है वो मान के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, चलो DQ मान ले रहे, DW को अपन PD भी लिख सकते हैं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। तो यहां से एक बात बताओ, क्या DQ आप कैलकुलेट करोगे, मतलब मैं अगर इधर ही लिख दूं कि DQ इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, NCB डेल्टा टी को माइनस किससे कर दो, PDV से। समझ में आया, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, DQ निकल आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अगर DQ मेरे पास आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकता हूं बाय इंटीग्रेशन ऑफ DQ बाय टी।
इसका अगर अपन सॉल्यूशन कर लेंगे तो अपने पास क्या निकल आएगा, एंट्रोपी निकल आएगा। बात समझ में आ गई? सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब इसमें सुनो, यहां से अगर कहीं पर फेस चेंज हो रहा होगा तो मैं ना एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करूंगा जो अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से सुनना इस बात को। सुनो, जैसे अपने को ये पता है कि भैया डेल्टा एस इज इक्वल टू होता क्या है, डी क्यू बाय टी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डी क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ इसके प्लेस पे, एन सी बी डेल्टा टी और माइनस का पीडीवी। तो अगर मैं यही यूज कर दूं, अच्छा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो माइनस में होता है, ये फॉर्मूला माइनस में होता है ना वर्क डन का, माइनस का पीडीवी। तो ये अल्टीमेटली ये तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या लेके चलूंगा इसकी जगह कि इट इज एन सी बी डेल्टा टी और अपॉन में टी, साथ में प्लस में कितना अपने पास पी डीवी। तो अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूं सेपरेटली, तो सेपरेटली अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये अपने पास आ जाएगा एन सी बी डेल्टा टी बाय टी, और डेल्टा टी के प्लेस पर अपन डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी टी ले ले रहे, इसको अपन डी टी ले ले रहे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t पीडीवी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूं बेटा कि अगर एनसीबी जो है, मतलब एन और सीबी को मैं बाहर लिख लूं तो 1/t और dt, और अगर मैं इसमें से p और t को बाहर ले लूं तो dv का इंटीग्रेशन चल रहा है ना, यानी कि वो चलेगा v। समझ में आ रही है इतनी बात? अच्छा, एक चीज और, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि भैया p/t जो अपन ने अभी लिखा था वो क्या लिखा था, nr/v लिखा था ना। तो मैं इस चीज को इधर पर अगर अप्लाई कर दूं, किस चीज को, p/t को, तो p/t को मैं क्या लिख सकता हूं, nr/v, nr/v और dv। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर सकता हूं भैया, वॉल्यूम मैं v1 से कितना ले लूं, v2, और टेम्परेचर कितना ले लूं, t1 से t2, और यहाँ पर वॉल्यूम v1 से v2। अब मुझे पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है, और जो 1/v का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln v। तो मैं अगर इसको ये लिख दूं क्या कि इट इज, अब है ओके, सुनो, तो यहां अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि इट इज एन सी बी, और इसको लिख सकते हैं एल एन टी, और जो लिमिट है वो T1 से T2 होगा। समझ में आ रही है बात? ये पूरा वर्ड रहेगा ब्रैकेट में, रुको, हाँ, ये अपने पास T1 से T2 प्लस, और इधर पे क्या था अपने पास, एनआर, एनआर अपने पास बाहर इधर आ जाएगा, ये एनआर, और इसको अपन लिख सकते हैं एल एन वी, और लिमिट कहां से, V1 टू V2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अगर अपन ये करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, इट इज एन सी बी एल एन T2 माइनस एल एन T1। बात समझ में आ गई है? और अगर कोई चीज माइनस में है लॉग के अंदर तो फिर बेटा उसको डिवाइड में लिया जा सकता है, तो उसको अपन लिख देंगे ये V2 माइनस एल एन V1। तो मैं अगर इसको डिवाइड में लिख दूं तो इट विल बी एन सी बी एल एन T2 बाई T1, एल एन T2 बाई T1 प्लस ये अपने पास ये बन जाएगा एन आर एल एन V2 बाय V1। अच्छा, एक तो ये अपन लिख सकते थे पूरा, और अगर आप चाहो तो यहां से आप एक चीज ये कर सकते हो कि हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो यहां से और एक फॉर्मूला वो आपने पढ़ा है ना, वो पी टी की पावर वो गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला, अगर वहां से आप ये लिखना चाहो ना तो ये एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास एंट्रोपी यानी चेंज के लिए, डेल्टा एस के लिए जनरल फॉर्मूला, और हमारे पास एक और फॉर्मूला यहां से बन सकता है, वो बन जाएगा एन सी पी एल एन। अब T2 और T1 जो अपने पास चल रहा है ये T2 बाई T1 ही रहेगा, बट यहां पर मैं इसको ये लिखूंगा एन आर एल एन P1 बाय P2। तो ये फॉर्मूले जो हैं, ये दो फॉर्मूले जो हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले हैं जो सब जगह एप्लीकेबल होने वाले हैं, ये दोनों फॉर्मूले। इसमें अपने को वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए सीवी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है, ऊपर वाले लगा दो, और अगर मान लीजिए अपन को सीपी दिया हो तो अपन सीवी निकाल सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर वाले फॉर्मूले से। तो यहां से आप इन दोनों से, इट डिपेंड्स कि हमको फॉर्मूला दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन ये पूरा फॉर्मूला बना लेंगे। समझ में आ रही बात? तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अपन क्वेश्चन को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5।
नहीं, अरे यहाँ पर अपन ने कॉमन लिया, फिर लास्ट में ये फॉर्मूला ये ड्राइव होगा, नीचे वाला भी फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होगा। जैसे यहाँ पर जो है ना वो Cp माइनस Cv इक्वल टू वो R वाला वो टर्म लिखेंगे, और जो अपने पास ये ln V2 बाई V1 है वहां पर प्रेशर के साथ रिलेशन निकालेंगे, तब ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, वो डेरिवेशन की अपने को नीड नहीं है, इसी वजह से मैंने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन अपन से पूछे नहीं जाते, अपन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए डेरिवेशन पे अपन इतना टाइम ज्यादा लगा नहीं रहे। समझ आ गई बात? जैसे मैं एक न्यूमेरिकल पूछता हूं, अच्छा न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा नोट याद रखना कि जो अपने पास एंट्रोपी है किसी आइडियल गैस की, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगी। ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये किस किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, दूसरा वॉल्यूम पर, और तीसरा मोल्स पर। अब एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगेंगे तो डिसऑर्डरनेस आ जाएगी पार्टिकल्स के बीच में। अगर वॉल्यूम बढ़ाऊं तो भी रैंडमनेस क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। अगर मोल्स बढ़ाऊं, अगर मैं मोल्स को बढ़ाऊंगा तब भी रैंडमनेस, यानी कि वो तीनों चीजों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आइडियल गैस की सिचुएशन के लिए एंट्रोपी जो है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो तीन फैक्टर अपने पास, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स, ये तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंसी है इसकी। टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तब भी रैंडमनेस बढ़ेगा, और एज वेल एज मोल्स बढ़ाओगे तब भी रैंडमनेस बढ़ेगा। तो तीनों ही सिचुएशन में ये इंक्रीज हो रहा है। समझ गया बात को? चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन आते हैं इस पे न्यूमेरिकल पे। तो आप लोग कोशिश करना है कि न्यूमेरिकल अभी के अभी आप सॉल्व कर पाओ। मैं केवल 1 ही मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, तो ध्यान से कोशिश करना इस न्यूमेरिकल्स को लगाने की। सुनो क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस when 2 moles of an ideal gas expands isothermally from 20 atm to 2 atm। चलो तो इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए इन दोनों में से। पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो कि अपन को एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है आइडियल गैस के लिए, 2 मोल्स दे रहे हैं, आइडियल गैस अपने पास एक्सपेंड चल रहा है आइसोथर्मली फ्रॉम 20 atm टू 2 atm। अब अपने को प्रेशर दिया हुआ है, देखो अपने पास ना ये दो फॉर्मूले हैं, तो अपन कौन सा लगा दे? सेकेंड वाला, यानी NCP/ln T2/T1 प्लस NR/P1/। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर वो एक टर्म तो गायब ही हो जाएगा भाई। डेल्टा एस का जो फॉर्मूला अपने पास क्या है? NCP/ln अपने पास T1/T2 और सॉरी T2/T1 प्लस अपने पास क्या है? NR/ln P1/P2। तो बेटा यहाँ क्या, कहाँ पे एलन? अरे ये फॉर्मूले में नहीं आया, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। इट इज ln P1/P2। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लेना, पेज नंबर 5 का करेक्शन कर लेना। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 1 का 0, इवन ln 1 का भी वैल्यू 0 ही होता है। अब इसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, यानी T1 किसके इक्वल है? T2 के, इट इज इक्वल टू T, तो ये टर्म तो सीधे सीधे 0 हो गया। बताओ भाई, T से T कैंसिल, और ln 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। दैट इज व्हाई दिस टर्म क्या हो चुका है अपना? 0।
अब मुझे n यानी मोल्स पता है कितने, 2। मान लीजिए मैं आंसर निकाल रहा हूँ कैलोरी में, किसमें, तो r का वैल्यू 2 रख दूं, और अगर मुझे जूल में निकालना होगा तो 25/3 रखूंगा। ln, हाँ भाई P1 अपने पास 20 है और प्रेशर कितना हो फिर 2, तो ln 10 का वैल्यू 2.303 होता ना, तो 4 × 2.303, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास कैलोरी पर केल्विन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक और न्यूमेरिकल देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके बताओ। चलो देखो, न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है 5 moles of ideal gas expands isochorically such that its temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। चलो इसका बताओ क्या आंसर आएगा, चाहे लॉग के टर्म में ही दे देना आंसर, पर देना जरूर। ट्राई इट। इन टर्म्स ऑफ आर भी आप आंसर दे सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है, क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर वाला पार्ट तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा अपने पास, और यहाँ वो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ ये वाला एक पार्ट तो 0 हो जाएगा, केवल अपने को T2/T1 निकालना है, तो टेम्परेचर भी अपने को नोन है, C भी आप निकाल ही सकते हो। अरे जो गैस है अपने पास 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो अपन C भी निकाल सकते हैं ना। नहीं, इन टर्म्स ऑफ CP छोड़ना पड़ेगा आंसर, अपन C भी नहीं निकाल पाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर यह गैस मेंशन कर देगा, जैसे कोई डायटोमिक, ट्राइटोमिक या मोनोटोमिक गैस दे देगा, तब अपन इन टर्म्स ऑफ मतलब R के टर्म्स में आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि गैस मेंशन नहीं है तो अपन ये नहीं निकाल सकते अभी। समझ गए ना बात को, तो ये जो आंसर आएगा वो CV के टर्म में ही आएगा। क्या उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करोगे, केल्विन में कर लोगे तो 400 और 300 हो जाएंगे वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस when 20 gram of helium gas is heated in a closed rigid container, मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया, closed rigid container to change its temperature from 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ना वॉल्यूम अपने पास फिक्स हो गया, बिकॉज एक टर्म यूज हो गया दैट इज क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन इसमें पहला वाला फॉर्मूला जो भी लगा रहे थे वो लगा सकते हैं,
अच्छा मोनो एटॉमिक गैस है तो सीवी अपने को पता पड़ गया, सीवी तो सीधे सीधे 3R/2 हो गया क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, दैट इज वाई। अब ये भी निकला है, टेम्परेचर भी अपने को पता है भैया, पहले था 300 और फिर अपने पास टेम्परेचर सीधे सीधे 600 केल्विन हो रहा है केल्विन में। भाई 27 और 327 को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, 300 से क्या कर दिया 600 कर दिया। अब इसी में अपन से ये कह रहा है भैया वॉल्यूम पता है, सीवी पता है, T1 और T2 भी पता है। अब इसमें और अपने को मोल्स, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4, मोनो एटॉमिक है तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो अब इसमें अगर आप डेल्टा एस का फॉर्मूला वो NCV क्या था, R अपने पास ln ऑफ T2/T1, एक सेकेंड, नहीं था प्लस NR ln V2/V1। हाँ तो यहां से ये अपने पास 5, चुप हो जाओ प्लीज, ये NCV ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। अब ठीक है, अब ठीक है ना, पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं अपन, V1 V2/V1। चलो अब ये वाला टर्म तो अपने पास 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, बिकॉज वॉल्यूम अपने पास क्या है कांस्टेंट। बस यहां पर आपको वैल्यू पुट करने, जैसे सीवी की जगह 3R/2 रख देना, ln ऑफ टेम्परेचर अपने पास 600 to 300, तो ln2 का वैल्यू पता है ना 2.303। अच्छा रुको, ln2 का वैल्यू होता है 0.693, ये होता है, उसको अपन 0.7 ले सकते, 7। हाँ ln, मैं जो वैल्यू बोल दिया था वो ln10 का वैल्यू बोल दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैंने सब लिख दिया, बस कैलकुलेशन ही करना है। ln2 का वैल्यू भी लिख दिया मैंने यहाँ 53R, R के टर्म में छोड़ देना, अगर कैलोरी जूल जो भी होगा उसके हिसाब से 2 या 25/3 आप पुट कर लेना। एक और न्यूमेरिकल नहीं है अपने पास अभी, कहां से एंट्रोपी, अभी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कर पड़ेगा, कल कहा, कल सैटरडे की बोला था, टुडे इज फ्राइडे। सुनो कुछ छोटे छोटे नोट सुन लो, ये बस लास्ट बात बता रहा हूं, फिर कल अपन इसको खत्म कर देंगे। इन केस ऑफ adiabatic, in case of adiabatic reversible process, in case of adiabatic reversible process, in case of adiabatic reversible process, delta F will be 0। कहीं पर भी ये वर्ड यूज हो जाए एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तब अपन डेल्टा एस को क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे और अपन बात नहीं करेंगे। तो यहां डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है जनरली अपन जानते हैं NCV ln T2/T1 और साथ में अपने पास NR ln V2। अब एक बात ध्यान से सुनो, हम जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता ही है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। अब इन दोनों सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये क्या काम कर रहा होगा, ये एंट्रोपी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और ये वाला पार्ट एंट्रोपी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और दोनों ही पार्ट में याद रखना, यहां मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये लिख ही दे रहा, नहीं तो आप लोग लिखोगे नहीं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक, in case of adiabatic reversible process, in case of adiabatic reversible process, change in entropy caused by temperature change is equal and opposite to change in entropy
एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, वॉल्यूम चेंज, कॉज्ड बाय वॉल्यूम चेंज। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेगा एंट्रोपी को, उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट करेगा। दैट इज व्हाई एंट्रोपी इस केस में अपने को जीरो लेना है। तो ये बात लिख लेना कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कॉन्सेप्ट अपने को चलाना है, डेल्टा एस विल बी जीरो। इसी वजह से कहीं कहीं पर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को ना आइसोट्रिक क्या वर्ड यूज करते, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो अब लास्ट बात रिगार्डिंग एंट्रोपी, दैट इज हो ना पाएगा, देख लेना फिर भी अपन कोशिश करके। कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज, कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज। अगर कोई फेज चेंज हो रहा है, मतलब चाहे आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस जा रहे हो, तो फ्यूजन के लिए और डेल्टा एस इज इक्वल टू अपने पास dq बाई टी। याद रखना इसको ना अपन ऐसा लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि चाहे वो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा हो, चाहे वो अपने पास सब्लिमेशन हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो वेपोराइजेशन हो रहा हो, तीनों ही केसेस में डेल्टा एच के हिसाब से अपन बोलेंगे डेल्टा एस क्या रहने वाला है। तो यहां पर ये टेम्परेचर जो वो टेम्परेचर अपने पास, मान लीजिए प्रोसेस बोलूं एंट्रोपी फॉर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया अपने पास, क्या आप किस स्टेट में जा रहे हो, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा ऑफ फ्यूजन जो आपके पास रहेगा, इसमें अपन सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, तब टेम्परेचर जो अपन को लेना पड़ेगा वो मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए तो अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक मोल सब्सटेंस को मतलब एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, उसी को अपन एंथैल्पी बोलेंगे। बट यहाँ पर जो एंट्रोपी रहेगा, वो एंट्रोपी फिर क्या रहेगा, एंट्रोपी यानी कि जो डेल्टा एस रहेगा, वो डेल्टा एच बाई टी के हिसाब से यहाँ जो टेम्परेचर रहेगा, वो सब्सटेंस का फिर क्या लेना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट। इन अ सिमिलर वे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इन अ सिमिलर वे आई कैन से कि डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन जो रहेगा, वो रहेगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इन अ सिमिलर वे आई कैन से डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन जो रहेगा, वो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन रहेगा अपॉन में जो टेम्परेचर रहेगा वो अपने पास सब्लिमेशन पॉइंट रहेगा एसपी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। और लास्ट में एक छोटा सा ग्राफ की और बात कर ले रहे अपन। ये सारे तीनों फॉर्मूले याद रखना है कि वेपोराइजेशन के केस में एंथैल्पी वेपोराइजेशन का लेना है, और टेम्परेचर किसका ले लेना है, बॉइलिंग पॉइंट। भले ही मेंशन नहीं है, जैसे वाटर का अपने को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे 100 डिग्री सेल्सियस, वो वर्ड यूज कर दो। समझ में आ रही है बात। अब सुनो, अगर मैं इसमें ना 3 ग्राफ बनवाऊं आपसे एंट्रोपी के रिगार्डिंग, 3 ग्राफ बनवा रहा हूं, तो एक बात बताओ, एंट्रोपी में सबसे नीचे तो सॉलिड होगा, फिर उससे ज्यादा लिक्विड रहेगा, और लिक्विड आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो, तो कौन सा प्रोसेस होगा, अपने पास फ्यूजन रहेगा। अच्छा, अगर आप लिक्विड से गैस जा रहे हो तो क्या फिर रहेगा, यानी कि इसकी जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ, और अगर सॉलिड टू सीधे सीधे गैस जा रहे हो तो फिर डेल्टा एस ऑफ। तो क्या यहां से ये बात कही जा सकती है कि डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन इट इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे और